नमस्कार बच्चों, आपका एग्ज़ाम हो गया और उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। ये मेरे पास ए सीरीज़ की बुकलेट है। अगर आपके पास बी, सी या डी है तो उसमें थोड़े आगे पीछे होंगे क्वेश्चंस, देख लीजिएगा आप लोग। और आपके पास जैसा कि 1.5 घंटे का टाइम था, आपको 100 में से 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। 75 मार्क्स मैक्सिमम हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो ज़रूर आज आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर इस क्वेश्चन पेपर में से 2-4 क्वेश्चंस जो कोई एक्सेप्शनल हैं उनको छोड़ दें तो सभी क्वेश्चंस मैं करा चुकी थी आपको। अगर आपने वो सभी वीडियोस डिटेल्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले देखे होंगे तो आज बहुत ही अच्छा गया होगा आपका एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर द वर्ड सोनेट हैज़ बीन डेराइव्ड। तो ये सोनेट वर्ड कहाँ से लिया गया है? इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है। इटालियन भाषा के शब्द सोनेटो से लिया गया है। और सोनेट पे मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, 1-2.5 घंटे की, आपने देखी होगी। उसके अलावा भी सोनेट पे एक छोटी वीडियो भी थी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे। तो उन सभी में ये सोनेटो वर्ड कई बार आपको बताया गया था। फिर हु इंट्रोड्यूस्ड इरेगुलर ओड इन 1665। तो 1665 में इरेगुलर ओड किसने इंट्रोड्यूस की? इसका सही जवाब अब्राहम काउली है। अनफॉर्चुनेटली ये शायद मैंने नहीं कहीं बताया आपको, लेकिन अब जान लीजिए। और आगे आने वाले वर्षों में जो बच्चे होंगे उनके लिए ये फ़ायदे की चीज़ होगी, वो ये चीज़ नोट कर लें। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड आर पार्ट्स ऑफ ओड। ये ओड के पार्ट हैं, पिंडारिक ओड में होते हैं। और ये मैंने ओड पर वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा, आपने ये सही लगाया होगा। फिर देखिए, कीट्स ला बैलेड एंड सांस मर्की इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो ला बैलेड एंड सांस मर्की किसका एग्जाम्पल है? ये बैलेड का एग्जाम्पल है। ये भी आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द अर्लीस्ट लिरिक्स। यानी सबसे पहले लिरिक्स किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ग्रीक्स इन 7th सेंचुरी BC। 6th क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड लोगोस मीन्स। जो यूनानी शब्द लोगोस है उसका मतलब क्या होता है? स्पीच होता है। तो ये बी सही जवाब होगा। अ वर्क हैविंग वेल्ड, VEILED होना चाहिए, है ना। वेल्ड मॉरल मीनिंग, वेल्ड माने थोड़ा पर्दे में छिपा हुआ, नैतिक अर्थ। एक ऐसी रचना जिसमें कि एक पर्दे में छिपा हुआ नैतिक मीनिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? अलेगरी कहते हैं। तो सी सही जवाब होगा। हु फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट इन इंग्लैंड। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का प्रयोग किसने किया इंग्लैंड में? चौसर ने किया। तो यहाँ ए सही जवाब है। 9th क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। सबसे पहले ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस की इंग्लिश पोइट्री में? तो अर्ल ऑफ सरे। ये क्वेश्चन 2 बार आया है इस क्वेश्चन पेपर में। एक बार हेनरी होवार्ड के नाम से भी आया है, दूसरी जगह अभी आएगा बाद में। तो हेनरी होवार्ड, अर्ल ऑफ सरे एक ही बात है। फिर है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम AB BC BC C ये होती है। तो हमारा जवाब बी होगा। और ये मैंने कराया था आपको। ये सभी चीज़ें ज़्यादा कराई हुई हैं, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो नहीं कराए हैं। आई नेवर रिट नोर नो मैन एवर लव्ड। ये आपको याद होगा, शेक्सपियर की सोनेट का लास्ट सेंटेंस है, जो कपलेट है एंड में। तो कपलेट का लास्ट लाइन यही है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? देखिए, पर्सोनिफिकेशन में किसी आइडिया को या किसी डेड ऑब्जेक्ट को एक पर्सन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ नहीं है। मेटाफर में एक तुलना होती है, वो भी यहाँ नहीं है। ऑक्सीमोरोन में 2 विरोधाभासी चीज़ें होती हैं, साथ में एक्सप्रेस की जाती हैं, ऐसा भी यहाँ नहीं है। अब बचता है हाइपरबल। हाइपरबल में क्या है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। तो मैंने कभी लिखा नहीं और किसी इंसान ने कभी प्यार नहीं किया, तो ये थोड़े हाइपरबोलिक टर्म्स हैं। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होगा हाइपरबल ही होगा। और फिगर्स ऑफ स्पीच पे आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी लंबा 2 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने मैक्सिमम फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करने की कोशिश की है। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच सारे तो कभी नहीं बताए जा सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने कवर किए हैं। एक वीडियो है, फिगर ऑफ स्पीच नाम से ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि हमेशा काम आता है। वो कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लव हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस।
तो ये जो टाइटल है, कभी प्रेजेंट इन एब्सेंस लिखा होता है, कहीं प्रेजेंस इन एब्सेंस लिखा होता है, वैसे प्रेजेंट इन एब्सेंस ज़्यादा सही है। तो किस प्रकार का प्यार यहाँ प्रदर्शित किया गया है? मेटाफिजिकल लव प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि जॉन डन ने लिखी है और जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है। यहाँ जवाब हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री डिड जॉन डन बिलोंग? जॉन डन किस स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करता है? तो ये तो अभी हमने बात की, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करता है, तो हमारा जवाब डी होगा। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द डार्क लेडी होम शेक्सपियर हैज़ एड्रेस्ड इन हिज सोनेट्स? तो अपनी सोनेट्स में शेक्सपियर ने जिस डार्क लेडी को संबोधित किया है उसका वास्तविक नाम क्या है? हालांकि कहीं भी शेक्सपियर ने उसका नाम लिखा नहीं है, तो सभी लोग गैस ही करते हैं, अंदाज़ा ही लगाते हैं, लेकिन उसको मैरी फिटन के नाम से जाना जाता है डार्क लेडी को। तो हमारा जवाब सी होगा। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है। हालांकि फर्स्ट वर्जन में जब ये आया था पहली बार तो वो 10 बुक्स थी, लेकिन बाद में सेकेंड वर्जन में जब ये सेकेंड एडिशन इसका निकला तो 12 बुक्स में डिवाइडेड था। कभी कभी कंपटीशंस में ऐसा पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वर्जन में कितनी बुक्स थी, तो आपको मैंने इसलिए लिख दिया है। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफ़िकल्ट, तो आप याद रखिएगा। फिर है मिल्टन वॉज द सपोर्टर ऑफ। मिल्टन किसका सपोर्टर था? मैंने आपको कई बार इंग्लैंड की हिस्ट्री बताई है। ओलिवर क्रोमवेल और चार्ल्स फर्स्ट के बीच जो गृह युद्ध हुआ था, तो उसमें ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट किया था मिल्टन ने। तो जवाब हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, इन विच मीटर द पोइम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन? तो किस मीटर में लिखी गई है एसे ऑन क्रिटिसिज्म? वैसे मीटर की बजाय यहाँ स्टेंजा फॉर्म देना चाहिए था इनको क्वेश्चन में। तो जो स्टेंजा फॉर्म है वो हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। फिर अलेक्जेंडर पोप इज़ नोन इन हिज सिटी। अपने शहर में किस नाम से जाने जाते थे अलेक्जेंडर पोप? तो उनको द वास्प ऑफ ट्विकनहम कहा जाता था। ट्विकनहम में वो रहते थे, और वास्प होती है बर्रैया, है ना, डंक मारती है। और क्योंकि ये ऐसी बातें करते थे जो लोगों को लग जाती थी, चुभ जाती थी, अलेक्जेंडर पोप क्रिटिसाइज करते थे लोगों को, तो इसलिए उनको द वास्प ऑफ ट्विकनहम कहा जाता था, यानी ट्विकनहम की बर्रैया। फिर हु इज़ नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल? यानी किसको कहा जाता है रोमांटिक रिवाइवल के प्रिकर्सर? प्रिकर्सर होते हैं पूर्ववर्ती। तो किसको कहा जाता है? टॉमस ग्रे। विलियम कॉलिंस का नाम भी बहुत प्रमुखता से आता है, लेकिन क्योंकि कॉलिंस अभी आपके सिलेबस में नहीं थे इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं आया, टॉमस ग्रे का नाम आया है। फिर where was the country churchyard mentioned in Gray's elegy situated? यानी टॉमस ग्रे की जो एलेजी है रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उसमें जिस चर्च यार्ड का जिक्र आता है वो चर्च यार्ड कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? तो वो स्टोक पोजेस विलेज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, व्हाट डज वर्ल्ड स्टैंड फॉर? तो ये जो सोनेट आपने मेरे साथ पढ़ी थी, आपको याद होगा, तो उसमें वर्ल्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड फॉर का मतलब होता है सिंबलाइज करना। तो किस चीज़ का प्रतीक है? वर्ल्ड मैटेरियलिज्म का प्रतीक है, सांसारिकता का प्रतीक है, भौतिकता का प्रतीक है। फिर हु गेव द कॉल रिटर्न टू नेचर? प्रकृति की ओर लौटो, ये आह्वान किसने किया था? ये वर्ड्सवर्थ का आह्वान था, प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर? वर्ड्सवर्थ की बहन का नाम क्या है? उसकी बहन का नाम डोरोथी है। फिर है इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? ये मैंने बहुत रटाया था, मैं हर क्लास में रटाती हूँ, ये तो कंपटीशंस में, हर एग्ज़ाम में, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी। हमारा जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव किड्स टू रीड चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर? तो चैपमैन का ट्रांसलेशन ऑफ होमर किड्स को किसने दिया था पढ़ने के लिए? चार्ल्स काउडेन क्लार्क। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ
कीट्स बिलवेड, कीट्स की प्रेमिका का नाम क्या था? आपको मैंने कीट्स के बारे में बताया है कई बार। उसकी प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। टीबी हम बोलते हैं ना, टीबी के पेशेंट्स बचते नहीं हैं, जल्दी ही कम उम्र में वो मर जाते हैं। कीट्स का भाई, छोटा भाई टॉम कीट्स भी मर चुका था और जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस था। तो अब भाई जिसके ख़ानदान में ऐसी बीमारी हो तो कहाँ कोई लड़की उससे शादी करना चाहेगी। फैनी ब्राउन उसकी प्रेमिका थी जिसने उसको छोड़ दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है और मैंने पहले भी आपको बताया था जब आपको कीट्स पढ़ाया था। फिर वेयर वॉज कीट्स स्टेइंग व्हेन ही रोट ओड टू ए नाइटिंगेल। ये देखिए, नाइट इन गेल क्या कर दिया है इन्होंने, अलग अलग कर दिया। नाइटिंगेल बुलबुल को 3 भागों में बांट दिया। यानी कीट्स कहाँ ठहरा हुआ था जब उसने ओड टू ए नाइटिंगेल लिखी? तो वो चार्ल्स ब्राउन के यहाँ ठहरा हुआ था। ये देखिए तो क्या स्पेलिंग कर दिया, कितनी मिस्टेक्स हैं, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन पेपर में। चलिए कोई नहीं, चार्ल्स ब्राउन के यहाँ वो ठहरा हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, कीट्स की मृत्यु कितने साल में की उम्र में हुई? 25 साल की। मैंने अभी बताया था ना आपको कि ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाता है किसी को, अभी तो ये क्योरेबल है, अभी तो इंजेक्शंस लगते हैं और सही हो जाता है जो पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो 25 साल की उम्र में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। फिर है हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ओड टू अ नाइटिंगेल में कितने स्टेंजाज हैं? 8 स्टेंजाज हैं। व्हाट इज़ द वर्ड विच ब्रॉट कीट्स बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। तो वो कौन सा शब्द है जो कीट्स को वापस अपने होशो हवास की दुनिया में ले आया? तो वो वर्ड था फॉरलॉर्न। अगर आपने पोइम पढ़ी है ओड टू अ नाइटिंगेल, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि वो वर्ड फॉरलॉर्न था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिज्यूरा। ये सिज्यूरा का मीनिंग कई बार मैंने आपको बताया है जब मैं आपको सोनेट के बारे में पढ़ाया था। तो सोनेट में 8th लाइन पर सिज्यूरा होता है और वोल्टा होता है। ये मैंने वर्ड्स आपको क्लास में भी रटाए थे और अलग से वीडियोस में भी खूब बताए हैं कई बार। तो सिज्यूरा का मतलब पॉज होता है, रुकना। मैनी वर कॉल्ड बट अ फ्यू वर चोजन, यानी बहुतों को आवाज़ दी गई लेकिन कुछ ही चुने गए। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ एंटीथीसिस है। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर? मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। तो ये बात जूलियस सीजर कहता है कि मैं इस संसार में आया, मैंने इस संसार को देखा और मैंने इस संसार को जीत लिया। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अब देखिए यहाँ कई फिगर ऑफ स्पीच हैं इसमें। एनाफोरा भी है क्योंकि रिपीटिशन हुई है, आई आई आई, तो इस नाते से यहाँ पर एनाफोरा है। एक और फिगर ऑफ स्पीच एसिंडेटन भी यहाँ पर है। एसिंडेटन में क्या होता है? लैक ऑफ कंजंक्शन, यानी आई केम एंड आई सॉ, या इस तरीके से होना चाहिए था, आई केम कॉमा आई सॉ एंड आई कंकर्ड, इस तरीके से होना चाहिए था सेंटेंस। कम से कम एक कंजंक्शन तो कहीं आता, वो भी नहीं आया है यहाँ पर। तो ये फिगर ऑफ स्पीच एसिंडेटन कहलाता है। अब यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें ना तो एनाफोरा दे रखा और ना ही एसिंडेटन दे रखा। यहाँ जो दे रखे हैं ऑक्सीमोरोन, मेटोनिमी और एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स, ये दे रखे हैं। तो इनमें से जो फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ मार्क कर सकते हैं वो क्लाइमैक्स ही होगा। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। तो ऊपर की तरफ चलती जा रही है ना रेखा, सीधी जा रही है ऊपर, यानी क्लाइमैक्स की ओर जा रही है। चढ़ता हुआ कथन होता है क्लाइमैक्स और गिरता हुआ कथन होता है एंटी क्लाइमैक्स। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स होगा। देखिए मैंने कहा था ना फिगर ऑफ स्पीच वाला वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने 2-2.5 घंटे का वो वीडियो इतनी मेहनत से इसीलिए ने बनाया था कि आपके बहुत काम आता है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। फिर ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर। अब यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है क्याज्मस है। क्याज्मस वहीं देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। इसमें क्या इन्वर्जन हो जाता है वर्ड्स का क्याज्मस में, जैसे ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। अब यहाँ पर ब्यूटी पहले था, ट्रुथ बाद में था, अब ट्रुथ पहले आ गया, अब ब्यूटी बाद में आ गया। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन ये क्याज्मस कहलाते हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं फिर से कहूँगी कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा।
आपके आगे के लिए भी बहुत यूज़फुल है। कंपटीशंस में ज़रूर ये सवाल आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच वाले। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर। टेनिसन को वर्ड्सवर्थ के बाद पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था, तो जवाब ए होगा हमारा। फिर है टेनिसन इज़ नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच एज। तो टेनिसन को विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जवाब हमारा होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ पोइम इज़ यूलिसिस। यूलिसिस किस प्रकार की पोइम है? वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूलिसिस किंगडम। यूलिसिस के राज्य का नाम क्या है? इथाका नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूलिसिस वाइफ। यूलिसिस की पत्नी का क्या नाम है? पेनिलोप नाम है। ये सब मैंने आपको बताया था जब यूलिसिस पढ़ाया था, कहानी भी बताई थी। ये पेनिलोप एक जाल बुनती रहती थी, क्योंकि यूलिसिस लौट के नहीं आया था, तो बहुत सारे यूलिसिस के जो साथी थे वो कहते थे कि तुम्हारा पति तो नहीं आया, चलो तुम हमसे शादी कर लो। तो वो रात को एक जाल, वो दिन में एक जाल बुन रही होती थी, कहती थी कि ये जाल मैं पूरा बुन लूँ फिर आपसे शादी करूँगी, और रात को उस जाल को उधेड़ देती थी, अगले दिन फिर बुनने लगती थी। तो ये पेनिलोप्स वेब होता है, जो कभी पूरा ना हो ऐसा काम पेनिलोप्स वेब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड। टेनिसन के दोस्त का नाम क्या है? आर्थर हल्लम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है? ऑन विच पोस्ट मैथ्यू आर्नोल्ड सर्व्ड। किस पद पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने कार्य किया था? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्नोल्ड्स फ्रेंड। आर्नोल्ड के दोस्त का नाम क्या है? आर्थर ह्यूक्लू। इन विच कलेक्शन डज डोवर बीच पब्लिश। यानी डोवर बीच किस कलेक्शन में पब्लिश हुई। ये सेंटेंस आपको भी लग रहा होगा ना थोड़ा गड़बड़ है। इन विच कलेक्शन वॉज आना चाहिए, वॉज डोवर बीच पब्लिश्ड, इस तरीके से आना चाहिए सेंटेंस। तो उस कलेक्शन का नाम था न्यू पोएम्स। फिर है हु रोट द फेमस ट्रेजेडी इडिपस। ये प्रसिद्ध ट्रेजेडी इडिपस किसने लिखी थी? सोफोक्लीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोवर बीच। डोवर बीच क्या है? अ सी पोर्ट ऑफ कैंट इंग्लैंड, है ना, एक सी पोर्ट है कैंट इंग्लैंड में। फिर है वेयर इज एजियन सी सिचुएटेड। एजियन सी कहाँ सिचुएटेड है? ये एशिया और यूरोप के बीच में सिचुएटेड है। मैंने करवाए भी थे क्वेश्चंस, उनमें कहीं ये बताया भी था मैंने, एशिया और यूरोप के बीच में है। नहीं, पोइम में ही आया था, पोइम में भी बताया था। अब यहाँ पर ये तो दिया नहीं गया कि एशिया और यूरोप के बीच में, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एशिया आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एशिया मार्क किया है। फिर है फ्रॉम वेयर द पोइम माई लास्ट डचेस हैज़ बीन टेकन। ये जो कविता है माई लास्ट डचेस कहाँ से ली गई है? वो ड्रामेटिक लिरिक्स से ली गई है, कलेक्शन है पोइम्स का ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से। What was the first title given to My Last Duchess by the poet? तो पहला शीर्षक क्या दिया गया था My Last Duchess को? इटैली दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउनिंग्स वाइफ। ब्राउनिंग की पत्नी का नाम क्या है? एलिजाबेथ बैरेट है। फिर व्हाट इज ब्राउनिंग्स फिलोसफी। ब्राउनिंग की फिलोसफी क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है वो। इन विच फॉर्म ऑफ पोइट्री माई लास्ट डचेस हैज़ बीन रिटन। तो माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा गया है। फिर हु इज़ द स्पीकर इन माई लास्ट डचेस। कौन है स्पीकर, वक्ता कौन है? ड्यूक ऑफ फेरारा है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है विच टाइप ऑफ लव साइकोलॉजी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द ड्यूक बाय द ड्यूक इन माई लास्ट डचेस। तो जो लव साइकोलॉजी यानी प्रेम का मनोविज्ञान प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है वो एबनॉर्मल है। यानी अगर किसी की पत्नी मुस्कुराती है देखकर, या फिर इतनी अच्छी सी है, सिंपल सी है, स्वीट सी है, तो व्यक्ति मार डालेगा क्या अपनी पत्नी को? ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता है, तो यहाँ एबनॉर्मल लव साइकोलॉजी है। फिर है हुज इन्फ्लुएंस इज सीन ऑन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। तो इस पोएम पर किसका इन्फ्लुएंस दिखता है? लाफोर्स द फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है फिर से, तो फ्रांसीसी सिम्बॉलिस्ट हैं लाफोर, उनका यहाँ पर दिखता है। हालांकि जॉन डन का भी प्रभाव दिखता है पोएम में, लेकिन अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ये जवाब ज़्यादा सही है। इन विच ईयर टी एस इलियट गॉट नोबेल प्राइज़। टी एस इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला 1948 में, और मैंने कहा था सारे नोबेल प्राइज़ रट लीजिए, इनमें से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, एक और आएगा अभी देखना।
हु रोट द ग्रेट एपिक द वेस्टलैंड, तो द वेस्टलैंड किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस देखिए किए थे ना हमने। फिर है फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक टेकन भी तो लगा देते, कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं देखो तो। ये डिवाइना कॉमेडिया से लिया गया है एपिग्राफ जो लिया गया है। फिर है द इमेज लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपने पोएम मेरे साथ पढ़ी थी। तो ये किस काय का एग्जाम्पल है? मेटाफिजिकल कंसीट का एग्जाम्पल है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जॉन डन का भी प्रभाव है यहाँ पर इस पोएम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट अकर इन द पोएम, इनमें से कौन सा नाम पोएम में नहीं आता? ये क्वेश्चन आपने किया था ना। डांटे का नाम नहीं आता, हालांकि डांटे से लिया गया है, जो लाइन ली गई है वो डांटे से ली गई है, लेकिन डांटे का नाम नहीं दिया गया। व्हाट डज द सी सिम्बोलाइज इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, तो सी समुद्र किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से डिसइल्यूजन सबसे ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको डिसइल्यूजन मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स। डब्ल्यू.बी. येट्स का पूरा नाम विलियम बटलर येट्स है, ये मैंने आपको रटवाया था ना। हु रोट द प्रीफेस टू गीतांजलि, गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा? डब्ल्यू.बी. येट्स ने लिखा था। हु इज़ नोन एज द बिलेटेड रोमांटिक, बिलेटेड रोमांटिक किसको कहा जाता है? डब्ल्यू.बी. येट्स को कहा जाता है। डब्ल्यू.बी. येट्स इज एन आयरिश पोइट, तो जवाब हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है इन विच ईयर डब्ल्यू.बी. येट्स गॉट नोबेल प्राइज। मैं कह रही थी ना नोबेल प्राइज की डेट्स ज़रूर याद कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। 1923 में नोबेल प्राइज मिला था डब्ल्यू.बी. येट्स को। हु इज़ मॉड गॉन, मॉड गॉन एक इंग्लिश बॉर्न आयरिश रिपब्लिकन रिवॉल्यूशनरी थी, और ये डब्ल्यू.बी. येट्स की प्रेमिका भी थी, तो यहाँ जवाब हमारा होगा ए। फिर इन विच पोएम येट्स हैज़ यूज क्रिश्चियन इमेजरी, तो द सेकंड कमिंग में उन्होंने क्रिश्चियन इमेजरी यूज़ की है। व्हाट डज स्पिरिटस मंडी मीन, स्पिरिटस मंडी का मतलब वैसे तो स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड होता है, यानी संसार की आत्मा। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हमको दिए हैं उनमें तो ये दिया ही नहीं है। अब पहले मुझे लगा इमेजिनेशन ऑफ द पोइट्स हम मार्क करें, लेकिन उसमें वो बात नहीं आ रही है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड का जो मीनिंग है। फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें मुझे जो बेस्ट लगा वो सेकंड कमिंग ही लग रहा है, यानी जो दूसरा अवतार होने वाला है उसी के लिए यूज़ हुआ है स्पिरिटस मंडी जो शब्द यूज हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शेप विद लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, एक ऐसी शेप जिसमें लॉइन का शरीर हो और सिर एक आदमी का हो, तो ये लाइन किसको रेफर करती है? सेकंड कमिंग में आई है ये लाइन, तो वैसे तो ये स्फिंक्स को रिलेट करती है, स्फिंक्स को रेफर करती है। स्फिंक्स एक मूर्ति बनी हुई है पत्थर की, तो उसमें क्या है, बॉडी जो है वो लॉइन की है और सिर आदमी का है। अब लेकिन यहाँ पर स्फिंक्स तो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो हम क्या मार्क करेंगे? एनिमल नहीं मार्क करेंगे, कल की अवतार नहीं, मॉन्स्टर नहीं। कल की अवतार वैसे हो सकता है क्योंकि ये अगला अवतार होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पर जो डब्ल्यू.बी. येट्स ने बात की है वो क्रिश्चियनिटी के सेकंड अवतार की बात की है, द सेकंड कमिंग, तो इसलिए हम कल की नहीं लगा सकते। नरसिंह अवतार ऐसा दिखता है, अब क्योंकि डब्ल्यू.बी. येट्स इंडियन मैथोलॉजी से बहुत प्रभावित थे, तो यहाँ नरसिंह अवतार मुझे ये सही ऑप्शन लगा। फ्रॉम वेयर डिड द टाइटल द सेकंड कमिंग डिराइव फ्रॉम, अब दो जगह फ्रॉम लगा दिया, देखिए तो कितनी मिस्टेक्स हैं। तो द सेकंड कमिंग कहाँ से लिया गया है? क्रिश्चियनिटी से लिया गया है। व्हाट डज द जायर इन द सेकंड कमिंग रेफर, जायर का मतलब क्या है? सेकंड कमिंग में एक ग्रेट व्हील, एक बड़ा पहिया, महान पहिया, इसका मतलब है। हु इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स, डब्ल्यू.बी. येट्स का कंटेम्प्रेरी समकालीन इसमें जॉन सिंज है, J.M. सिंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच कलेक्शन द पोइम चर्च गोइंग वॉज पब्लिश्ड, तो चर्च गोइंग पोइम किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ये द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुई थी। येट्स इज प्राइमरीली तो यहाँ ऑप्शंस में सिम्बोलिस्ट देना था इनको, लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने दिया नहीं सिम्बोलिस्ट,
तो फिर मैंने यहाँ पर जो सुइटेबल मुझे लग रहा है वो आइडियलिस्ट है, यही होना चाहिए। वैसे ऑप्शंस में सिम्बॉलिस्ट देना चाहिए था एग्जामिनर को। टू विच ग्रुप लार्किन बिलोंग्स टू, 2 बार ट्रू कर दिया, देखिए ऐसे ही फ्रॉम 2 बार कर दिया था। तो फिलिप लार्किन द मूवमेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिर व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय लार्किन, लार्किन जैज प्ले करते थे, जैज बजाते थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम लार्किन फॉर्म अ ग्रुप द 7, किसके साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था द 7, किंग्सले एमिस के साथ मिलकर। व्हाट वाज लार्किन बाय प्रोफेशन, यानी बाय प्रोफेशन क्या थे उनकी, मतलब पोइट के अलावा वो लाइब्रेरियन थे। फिर है व्हाट डज अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ मीन, यानी एक गंभीर घर गंभीर धरती पर, उसका मतलब है चर्च। हाउ मच मनी द पोइट डोनेट्स टू द चर्च, चर्च में कितने पैसे डोनेट करता है, मैंने कहा था अच्छे से रट लीजिए, ये सवाल ज़रूर आएगा, देखिए तो 6 पेंस डोनेट करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोइम इज द चर्च गोइंग, चर्च गोइंग किस टाइप की पोइम है, मोनोलॉग है। व्हाट डज रेटोरिक स्टैंड फॉर, रेटोरिक का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ ऑरेटरी, यानी भाषण की कला, बोलने की कला, रेटोरिक कहलाती है। हु इज नोन एज द पायोनियर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का अध्येता कौन माना जाता है, I.A. रिचर्ड्स माना जाता है। इन विच कैटेगरी ग्रीक एंड लैटिन क्रिटिसिज्म ऑफ द एंशियंट पीरियड कैन बी पुट इन, जो प्राचीन यूनान की और रोम की क्रिटिसिज्म है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में रखा जाएगा। लेजिस्लेटिव यानी जो कानून बनाते हैं ना कि कैसा होना चाहिए, पोइट कैसा होना चाहिए, हीरो कैसा होना चाहिए, ड्रामा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कानून दिए हैं, नियम दिए हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो केंद्रित करती है ध्यान अपना टेक्सचुअल रीडिंग पर केंद्रित करती है, यानी टेक्स्ट को पढ़ो उसमें क्या बताया गया है उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल वर्क रिवॉल्यूशन, एक क्रिटिकल वर्क है रिवॉल्यूशन नाम से, तो वो किसने लिखा है, वो F.R. लीविस ने लिखा है। फिर व्हाट डज प्रोसोडी मीन, प्रोसोडी का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोसोडी का मतलब तो स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन होता है। अब ऑप्शंस में ये दिया ही नहीं कहीं, इन्होंने परसुएसिवनेस टेक्निक और इंटरप्रेटिंग ये दिया है। अब इसमें जो स्टडी ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर दिया है, इसको अगर मटेरियल की जगह यहाँ लैंग्वेज होता, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, तो भी ये बेहतर होता, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर दिया है ये क्वेश्चन इन्होंने। मैंने यहाँ A मार्क इसलिए किया है क्योंकि जो प्रोसोडी है उसमें वर्सिफिकेशन को स्टडी किया जाता है। अब इन्होंने जो मटेरियल स्ट्रक्चर दे रखा है ना, कि जो पोइट्री का मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर, यानी उनकी लाइंस का जो स्ट्रक्चर क्या है वो स्टडी करने के अर्थ में अगर हम इसको लगा लें तो यही सही जवाब है। लेकिन एग्जामिनर की थोड़ी सी गलती है, जिनने भी बनाया हो, हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी के ही कोई महानुभाव होंगे जिन्होंने पेपर बनाया है, ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूज करें ऐसे सवाल नहीं रखने चाहिए एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू I.A. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स के अनुसार प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन, तो ये सही जवाब है B। हु हैज़ रिटन एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, एपोलॉजी फॉर पोइट्री किसने लिखी है, फिलिप सिडनी ने लिखी है। क्वाट्रेंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, तो क्वाट्रेंस सबसे ज़्यादा सामान्य तरीके से सोनेट्स में यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा ही होगा, चाहे वो इंग्लिश सोनेट हो तो उसमें भी 3 क्वाट्रेंस के बाद एक कपलेट होता है, बाकी 3 क्वाट्रेंस ही होते हैं। या फिर इटालियन सोनेट देखिए, उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, तो ऑक्टेव में 2 क्वाट्रेंस ही होते हैं, तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो सोनेट्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड हीरोइक कपलेट फर्स्ट इन पोइट्री, तो सबसे पहले हीरोइक कपलेट चौसर ने यूज़ किया, ये पहले भी आ गया है क्वेश्चन। हु इनिशिएटेड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, ये हेनरी होवार्ड, अर्ल ऑफ सरे, ये पहले भी आ गया है क्वेश्चन, मैंने कहा था ना क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं यहाँ पर। फिर है हु इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड, तो सोनेट्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस वॉट एंड सरे ने किया, ये मैं आपको कई बार बताया था। होरेशियन ओड इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर ओड। फिर टर्सेट इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। फिर इन विच ईयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न, शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ था। शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड एट कपलेट, शेक्सपियरियन सोनेट का एंड कपलेट से होता है ना।
हु आर द चोजन सीड? चोजन सीड कौन है पैराडाइज लॉस्ट में? इजराइलिटीज़ हैं, ये इजराइल के रहने वाले लोग हैं। वैसे तो ह्यूमन बींग्स के लिए आया है, लेकिन यहाँ ह्यूमन बींग्स तो दे ही नहीं रखा। विच मीटर इज़ यूज इन द एलर्जी बाय ग्रे? तो ग्रे की जो एलर्जी है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट वर्क पोप हैज़ ट्रांसलेटेड? तो कौन सा महान वर्क है, रचना है, कौन सी महान रचना है जिसका ट्रांसलेशन पोप ने किया है? तो पोप ने इलियड का ट्रांसलेशन किया है। और इलियड आपको पता है होमर ने लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है पोप ने। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सबने अच्छा किया होगा। थर्ड सेमेस्टर का मैं आपको पढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ। उसमें फर्स्ट यूनिट मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, ओथेलो पूरा अपलोडेड है, वो आप पढ़ लीजिए। अभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है 13th तक, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और बाकी बचे हुए वर्क्स आपको कराने की कोशिश करूँगी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अपलोड किया था, सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अपलोड किया था, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस अपलोड करूँ आपके लिए। देखिए मुरली वाला जैसा मुझे ताकत दे, हौसला दे, कितना कर पाऊँ। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।